बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम उत्तराखंड उत्सव और 25 साल जैसे हम कह रहे हैं बेमिसाल यात्रा है उत्तराखंड की यात्रा को। इस क्रम में उस उत्सव में आज उत्तराखंड के एक और व्यक्तित्व, एक और पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बहुत कद्दावर नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड बनने से पहले वो हाई कोर्ट में जज भी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय बहुगुणा जी की, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका भी धन्यवाद। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के 50 साल निर्माण के हुए, इस निर्माण को जब भी कोई देखता है, समझने का प्रयास करता है, तो एक चीज़ कि ये एक लंबा संघर्ष, बलिदान और उम्मीद लोगों ने इस राज्य से, वहाँ के जो लोग हैं, पर्वत के लोग जो हैं, उन्होंने सोचा था जब ये राज्य बनेगा तो उनका कायाकल्प होगा। आप इस 25 साल की यात्रा को कैसे देखते हैं? ये राज्य बना एक बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन से, और कई लोगों ने हमारे जो है वो शहादत भी दी। लेकिन ये पहला राज्य बना जहाँ विधानसभा उत्तर प्रदेश के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। बाकी किसी राज्य के बनने में विधानसभा से प्रस्ताव नहीं आया सर्वसम्मति से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी में भी अब जिले में जाइए, वहाँ उत्तराखंड का सम्मान है। देवभूमि बोलते हैं, वीर भूमि बोलते हैं। और राज्य बना, और राज्य स्थापना के बाद जैसे एक शिशु होता है, उसकी प्रॉब्लम्स होती है, कभी टीथिंग प्रॉब्लम होती है, कभी चलने की प्रॉब्लम होती है, कभी गिरता है। शिशु राज्य है, लेकिन हम अग्रसर हो रहे हैं विकास की तरफ। आज कोई ये नहीं कह सकता कि उत्तराखंड किसी भी मानक में पीछे है। जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ हमारे जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो एनर्जी है, टूरिज़्म है, इंडस्ट्री अब आ गई, तो उत्तराखंड एक विषय बहुत अच्छा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखंड के लोगों ने राज्य की मांग की थी, मुझे पता है कि आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री वहाँ पे उत्तर प्रदेश में थे, तो उन्होंने उत्तराखंड के राज्य के लिए अलग बजट का प्रावधान किया था, इस क्षेत्र के लिए, इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जो अब उत्तराखंड है। और कई लोग, चरण सिंह ने कहा था कि क्या आप एक अलग राज्य की नींव डाल रहे हैं? पर्वतीय, मेरे पिताजी की राजनीति तो प्रयाग में रही, इलाहाबाद में रही, और उत्तराखंड से तो बहुत बाद में चुनाव लड़ने गए। लेकिन वो वहाँ की उस क्षेत्र की पीड़ा और उस क्षेत्र का समस्याओं को जानते थे। तो जब मुख्यमंत्री हुए तो पहला प्रदेश था भारत में जहाँ दो बजट आए, एक पर्वतीय क्षेत्र के लिए, दैट मीन्स प्रेजेंट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और एक पृथक मंत्रालय बनाया गया, पर्वतीय विकास मंत्रालय। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए और इस एरिया के अलग से बजट दिया गया ताकि यहाँ विकास हो सके। तो जो स्कूलों का वहाँ जाल बिछा, जो दो विश्वविद्यालय आए, वो सब उन्हीं के समय का है। और जब उन्होंने बिल पेश किया था यूपी असेंबली में, तो चरण सिंह ने कहा, बहुगुणा जी आप उत्तर प्रदेश के विभाजन की नींव डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो यहाँ राज्य बन जाएगा। दूरदृष्टि थी उनकी, और उस सपने को लेकर के जब कई मुख्यमंत्री हुए वहाँ उत्तराखंड में, हर मुख्यमंत्री ने अपने विवेक से और सीमित साधनों के साथ विकास की ओर कार्य किया है। और जहाँ 4000 करोड़ का बजट था, आज वह 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखें, आपको आगे विकास ही दिखेगा। वो गति शायद कम हो, कुछ क्षेत्र छूट गए हो, लेकिन कुछ भी आप कार्य करें तो फेजेस में होता है। नहीं, उत्तराखंड की खास बात है कि वहाँ अपने विरोधियों का भी, क्योंकि अन्य राज्य में ये नहीं है, उत्तराखंड में ये क्या विशिष्टता उत्तराखंड के लोगों की है कि आप राजनीतिक द्वंद्व होते हुए भी या विरोधी होते हुए भी आप एक दूसरे के लिए कहते हैं कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हम अच्छा काम करेंगे। हम लोग पर्वत से प्रेरणा लेते हैं। पहाड़ टूट सकता है, झुक नहीं सकता। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी कहते थे। आपस में हमारा शिक्षा बहुत है। हमारे यहाँ केरला के बाद सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट उत्तराखंड में है। शिक्षित लोग हैं और आस्था रखते हैं, धार्मिक लोग हैं, तो उनका स्वभाव बड़ा निर्मल है और मिलनसार है, और किसी प्रकार का जाति, क्षेत्र, भाषा का वहाँ विवाद नहीं है, झगड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि राजनीति में भी
ठीक है, 2 टीम होती हैं, ये तभी तो गेम होगा राजनीति में। तो चुनाव के समय तो ठीक है, हम लोग आमने सामने रहते हैं, अदरवाइज वहाँ रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। क्योंकि आज अगर आप सत्ता में हैं तो आप पूरे प्रदेश के सत्ता में हैं, आपको हर क्षेत्र का विकास करना है। तो सारे मुख्यमंत्री की सोच व्यापक रही, संकुचित नहीं रही। इसलिए जो चरित्र हमारा जनता का है वही राजनीति में भी झलकता है। जो उत्तराखंड की अगर हम इस यात्रा को 25 साल की यात्रा को देखें तो उसमें 2 तरह के यात्रा को, एक बीजेपी लेड हुआ, एक कांग्रेस लेड हुआ। बहुत कम लोग हैं जो दोनों जगह पे, आप बीजेपी में भी थे और कांग्रेस में भी थे, आप बीजेपी में भी हैं। और जैसा आपने कहा कि वहाँ के लोगों की विशिष्टता है कि राजनीतिक परस्पर विरोधी होने के बावजूद भी राज्य पे फोकस रखते हैं, काम पे फोकस रखते हैं, काम को करते हैं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि उत्तराखंड में जो विकास में गति है या जो काम हुआ है, वो काम को अगर आप आज देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो आपको कहाँ लगता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा उसको गति मिली है और कहाँ से सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो पूरा राज्य का निवासी सम्मान करता है और आभार व्यक्त करता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनके प्रधानमंत्री काल में ये राज्य बना, और इससे बड़ी बात ये कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को वहाँ से पैकेज दिया। वो हमारे उत्तराखंड में उद्योग की कुछ सोचते नहीं था, लेकिन तिवारी चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री ने एक विशेष पैकेज दिया उद्योग के लिए। तो उससे हमारे आज उधम सिंह नगर का इलाका, तराई का इलाका, हरिद्वार का इलाका, देहरादून के इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग आए। उस उद्योग आने से अर्थव्यवस्था अच्छी होती है राज्य की, लोगों की नौकरी मिली। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो प्रधानमंत्री थे, इस क्षेत्र से हर प्रधानमंत्री को लगाव था, लेकिन जिस तरह से माननीय मोदी जी को इस क्षेत्र से लगाव है और जो इस क्षेत्र के लिए वो जो करना चाहते हैं, जिनको उन्हें पीड़ा है, वो सराहनीय है। वैसे किसी दूसरे प्रधानमंत्री का उतना, जिसको बोलते हैं पर्सनल टच, इस राज्य के साथ नहीं रहा। मुझे याद है कि जब वहाँ आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने वहाँ राज्य की मदद भी करी, उनके अधिकारी आए, वहीं रहे, ताकि जो उत्तराखंड के लोग, जो गुजरात के लोग फंसे थे, वो जा सके। जो मांगा है मुख्यमंत्रियों ने, वो देश के प्रधानमंत्रियों ने दिया। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको मांगने नहीं पड़ता, आपको मिल जाता है। सड़कों के लिए, बिजली के लिए, टूरिज़्म के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग कि एक प्रधानमंत्री जो हम लोग को गाइड कर रहा है और उनका एक्सपीरियंस का लाभ मिल रहा है। वो कहते हैं 2 डबल इंजन की सरकार, तो खुद भी जिम्मेदारी मानते हैं इस क्षेत्र की, क्योंकि वो उनके राजनीतिक जीवन में भी वो यहाँ के प्रभारी थे, सब पूरा घूमे हुए हैं, यहाँ की भाषा समझते हैं। तो मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें चुनाव में तो आमने सामने टक्कर है, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान के लिए सब एक मंच पे है। सब एक मंच पे हैं। उत्तराखंड एक विशिष्ट राज्य भौगोलिक रूप से भी है, प्रकृति के द्वारा दिए गए असीम आपके पास पर्याप्त संसाधन हैं, जिन संसाधनों का सदुपयोग करके राज्य का ही नहीं, देश का भी कल्याण हो सकता है, मानवता का भी कल्याण हो सकता है। एक संस्कृति, एक बहुत ही जैसे कहते हैं रिच हेरिटेज, वो भी है। जब ये राज्य की स्थापना हुई तो ये नहीं हुई कि हम आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हो पाएंगे। इसमें फिजिबिलिटी थी कि हम फाइनेंशियल अपने संसाधनों से राज्य को चला सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको हर चीज़ के लिए केंद्र की सहायता, मदद चाहिए। हमारे पास हाइड्रो एनर्जी का बड़ा स्कोप था, कनेक्टिविटी का था, टूरिज़्म का था। तो हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, हम करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते थे, लेकिन पर्यावरण के इश्यूज़ आए, फिर कोर्टों के इंटरफेरेंस हुआ और हम कई पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो है वो हम थ्रू नहीं कर पाए। लेकिन आज भी उत्तराखंड में जो कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, वो बहुत ज़्यादा है। हमको विकास में और पर्यावरण में संतुलन करना ही बहुत ज़रूरी है, बिना तो उसके तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पर्यावरण भी है तो विकास भी है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं।
और हमको गाँव से पलायन रोकना है तो हमको दुर्गम क्षेत्रों में और जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ विशेष ध्यान देना है और सरकारें दे रही हैं। हम लोग सुनते थे घोस्ट विलेज, उत्तराखंड के कंसर्न में जब भी आता था घोस्ट विलेज, एक नया टर्म अभी सुनने को आ रहा है वाइब्रेंट विलेज जी, सीमांत में। इसका जो कृषि में जो वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर में और फ्लोरिकल्चर में जो और इसमें आपके डेयरी में बहुत ट्रिमेंडस पंपिंग हुई है फंड्स की। तो अगर गांव में रह के आदमी जो है मजबूत हो सकता है, अपने अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, तो फिर गांव खाली नहीं होंगे। हमको स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी हो गई पहले से। आप देखिएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है दुर्गम जहाँ पे कि सुविधाएं ना हो। तो स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा का तो जाल बिछा हुआ है। जितने इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड में है, शायद किसी डिवीज़न में या कई प्रदेशों में नहीं होंगे। बिल्कुल। तो शिक्षा है बहुत अच्छी है और मेडिकल फील्ड में भी बहुत तवज्जो दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा उस पर फोकस रहता है। एक एम्स था हमारे यहाँ ऋषिकेश में, तो प्राइम मिनिस्टर ने सैटेलाइट एम दे दिया उधम सिंह नगर में। तो स्वास्थ्य अच्छा है हमारा। मैं कह सकता हूँ कि निराश होने कोई बात नहीं, बस एकता के साथ, ईमानदारी के साथ और नीति पे चल के हम कार्य करेंगे तो उत्तराखंड का आने वाला भविष्य जो है उज्ज्वल है, अच्छा राज्य रहेगा। कई भारत में, जो कि आप न्यायाधीश रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत एक राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, एक बृहत आपको ज़मीनी से लेके बाकी चीज़ों का शासन प्रशासन का अपना एक अनुभव है। बहुत सारे राज्य कहते हैं कि हमारे पास, जैसे बिहार की मैं बात करूं, 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं वहाँ पे। कई राज्य ये भी कहते हैं कि भाई हमारे पास समुद्र नहीं है या हमारे पास, लेकिन उत्तराखंड के विकास के गति को देख के, विकास की स्थिति को देख के लगता है कि कोई ना कोई ऐसी राजनीतिक रूप से या वहाँ के जो सांस्कृतिक जो विरासत उसके कारण, या कौन सा कारण है, उत्तराखंड के विकास में काफ़ी गति भी है और उपलब्धि भी है। चाहे जबकि 70% वहाँ का जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पहाड़ का है, दुर्गम क्षेत्र है, उसमें मात्र महज 30% आपके पास ज़मीन है। उसके बावजूद भी ये जो उपलब्धि है, इसको किन कारणों से देख रहे हैं कि ये 25 साल में इतनी शानदार यात्रा को आप देखिए, उसमें आपका भी योगदान है। और कई क्या ना, मैंने आपसे कहा जब इस राज्य की रचना हुई तो उस वक्त ये मान लिया गया था कि हम अपने संसाधनों से ही ये राज्य को चला सकते हैं, आर्थिक रूप से निर्भर होने वाले नहीं हैं केंद्र के ऊपर। ठीक है, आप ही केंद्र मदद कर रहा है, लेकिन हमारे पास वो सब प्रोविजंस हैं जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। टूरिज़्म में ऐसा नहीं होता कि पहले टूरिज़्म में इतना अच्छा नहीं होता था, क्योंकि ये नहीं होता कि पहले टूरिस्ट आए और तब आप कुछ व्यवस्था बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म में 4 धाम है, हेमकुंड साहब है, कलियर शरीफ है, तो हमारे यहाँ जो रिलीजियस टूरिज़्म था वो बहुत पिकअप किया। अनफॉर्चुनेटली आपदा आ गई और हमारा जो गढ़वाल का क्षेत्र है वो आपदा प्रोन है। आपने देखा पूरा हिमाचल, कश्मीर और ये उत्तराखंड की बेल्ट जो है, ये बिल्कुल डिज़ास्टर से इतने परेशान रहते हैं हम लोग हर गर्मी बरसात में, और इसका कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या उपाय किया जाए। इससे हम लोग को थोड़ा सेटबैक लगता है, लेकिन टूरिज़्म में इतना पोटेंशियल है और इतना हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, रोड्स अच्छी कर दी हैं, और अब तो ऑल वेदर रोड्स बनाई हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 50,000 करोड़ रुपये दिए। वाइडनिंग ऑफ द रोड्स पूरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारा सर्किट बन सके, कुमाऊं में बन सके। तो अगर टूरिज़्म बढ़ेगा तो हमको उसकी जो हमारे जो ग्रामीण आय के साधन है बढ़ जाएंगे। वहाँ लोग जाते हैं, गाड़ियाँ लगती हैं, रेस्टोरेंट्स चलते हैं। दूसरी बात है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे उत्तराखंड का, उस औद्योगिकरण से नौकरी तो नौकरी मिली, स्टेट को रेवेन्यू मिला, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। आज एयर कनेक्टिविटी, कितने जिलों में एयर कनेक्टिविटी हो गई, चॉपर से सर्विसेज चल रही हैं। मैंने कहा ना कि हमको वहाँ का बीमारी भी मालूम है, इलाज भी मालूम है।
कौन कौन सी बीमारी बच गई है? आप कह रहे हैं बीमारी भी मालूम है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां आपको लगता है कि अब बहुत काम वहाँ करें। जी गांधी जी का सपना था घर घर पहुँचे स्वराज, मतलब जो आज़ादी हुई है उसका लाभ आर्थिक रूप से हर परिवार को पहुँचे। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं या सर्विस में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, बाहर रहते हैं। तो जो हमारे गांव है वहाँ अधिकांश लोग आप देखेंगे एजेड लोग रह रहे हैं। जो हमारी खेती है वो किस तरह से उनकी खेती ठीक हो, अच्छी हो, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको दी जाए, किस तरह से डाइवर्सिफाई करें डेयरी से, हॉर्टिकल्चर से, फ्लोरिकल्चर से। और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य, मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ये जितना अंतर तक हम ले जाएंगे उतना हम पलायन को रोकेंगे। क्योंकि शिक्षा में तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी शिक्षा का स्तर, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बस मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है जिसमें कि काम करना है और निरंतर काम करना है। युवा हमारा ऐसी ट्रेनिंग ले, ऐसे काम करे पॉलिटेक्निक में कि उसको नौकरी उत्तराखंड में मिल सके, उत्तराखंड से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो एवेन्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। चंद्रवीर सिंह गढ़वाली योजना हमारे यहाँ, जहाँ हम फाइनेंस करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कई हज़ार करोड़ हम खर्च करते हैं। तो हम खुद चाहते हैं कि वहाँ का युवा रहे। और जो लोग उत्तराखंड से बाहर चले गए, आज 25 वर्ष के राज्य गठन पर मैं एक ही खाली अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग बाहर चले गए, खुशहाल है, उनको वापस आएँ और उत्तराखंड को में अपना योगदान दें और उत्तराखंड के प्रति जो उनकी एक दायित्व है उसको निभाएं। आज मैं ज़रूर अनुरोध करूँगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बातचीत हुई, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य जो हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। आप भी ये अपील कर रहे हैं कि आप उत्तराखंड के जितने भी वासी हैं, जो भी राज्य के बाहर हैं, वो आप आइए और अपने आप को वहाँ पे जो बेहतर कर सकते हैं वो करिए। ये आप लोगों की कोई बातचीत होती है आपस में जो नहीं, एकदम देखिए क्या है ना सहमति बनती है क्या? जो प्रवासी उत्तराखंड के हैं, जो बाहर रह रहे हैं, सबके लिए नहीं कहेंगे कि सब आ जाए, लेकिन जो आर्थिक रूप से वहाँ कुछ कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। केवल आके रिटायरमेंट करके रहना नहीं है वहाँ। हम चाहते हैं आप आइए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए और लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉय कीजिए, वहाँ की कल्चर को बढ़ाइए। तो ये हम लोग का जो एक प्रवासी एक संघ है, हर ज़िले में, चाहे आपके दिल्ली में हो, मेरठ में हो, चंडीगढ़ में, बॉम्बे में, वहाँ प्रवासी हमारे उत्तराखंड के लोगों ने अपना बना रखा है। हालांकि अलग गढ़वाल कुमाऊँ के नाम से करते हैं, लेकिन एक और वो निरंतर टच में रहते हैं प्रदेश की सरकार के साथ। उनके कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं, विपक्ष भी जाता है, सत्ता दल के लिए भी जाते हैं। तो एक उत्तराखंड का जो हमारा प्रेम है केवल सीमाओं से नहीं है, वहाँ के रहने वाले निवासियों से है। चाहे वो देहरादून में रह रहे हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में रह रहे हो, चाहे वो बम्बई में रह रहे हो, तो उनसे संवाद रखना, उनको बुलाना, ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है जो हर राजनीतिक दल कर रहा है। उसका लाभ भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं आ रहे, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं लोग। और लोग उत्तराखंड के जो लोग हैं कई अच्छे मुकाम पे हैं। नॉट सेना के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। आज एनएसए भी उत्तराखंड के हैं, आपके आर्मी के चीफ रहे हमारे हैं, तो यहाँ। बहुत सीडीएस के सीडीएस है जी। तो हम देख रहे हैं एक छोटा सा राज्य, एक अनूठा जो है बिल्कुल जो चीज़ें दिख रही है वो बेहतर कि आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन इस राज्य की कुछ जो बुनियादी जिसे कह सकते हैं कि जो फोकस एरिया, जहाँ पे ये बात सही है कि जैसे आज टूरिज़्म के जो पोटेंशियल है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म बढ़ा है, नो डाउट बढ़ा है। वहाँ रोड बनने से, रेलवे जाने से भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी। लेकिन अभी भी टूरिज़्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो दुनिया के कई ऐसे अन्य इलाके हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह का मौसम है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर को मैं सुन रहा था, आप भी थे वहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे थे, एडवेंचर टूरिज़्म की बात कर रहे थे। उन्होंने तो आंकड़े में बहुत सारी चीज़ें दी। तो क्या लगता है कि उस पर पीछे जो काम हो सकता था या अभी आगे जो काम हो सकता, कोई टाइमलाइन के साथ राज्य में काम हो रहा है? टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। किसी के पास समय नहीं कि 14 घंटे 12 घंटे दिल्ली लैंड करे और घूमने जाए। रोड्स की कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ी है, एक रात तो बढ़ी नहीं है। होटल्स हैं,
रिजॉर्ट्स हैं, योगा सेंटर्स हैं, नेचुरल सेंटर्स हैं, हमारे सेंचुरीज़ हैं, कॉर्बेट है, ये है। तो हम इन 20-25 सालों में इसको अपग्रेड कर पाए हैं, लेकिन अभी भी हमको इसको बहुत अपग्रेड करना है। टेरी की झील एक इतनी बड़ी झील है, हम तो बहुत विदेश घूमे हैं, जिनीमा की लेक देखिए, इंटरलाकन देखिए, जो लेक हमारी टेरी की है, कितनी लंबी झील है, गहरी झील है। हम वहाँ टूरिज़्म जिस स्टैंडर्ड का कर सकते थे, अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, और राज्य का संसाधन जो है ना, हमको अपना बजटिंग प्रोविजन ऐसा करना पड़ेगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे निकाल सकें। हमें जो सोशल कमिटमेंट्स हैं वो भी ज़रूरी है, जिस तरह से हम कर रहे हैं। हर राज्य, खाली उत्तराखंड नहीं, हर कंट्री का हर स्टेट इस वक्त प्रेशर में है फॉर सोशल रिलीफ्स, जो हम बेनिफिट वेलफेयर रिलीफ जो कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है, हम टॉप गियर पे नहीं है, लेकिन हम रिवर्स गियर में भी नहीं, न्यूट्रल गियर में भी नहीं है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में चल रहे हैं। और क्योंकि सोच साफ है, प्रधानमंत्री की मदद है, तो हमको निश्चित तौर पे आने वाला समय आप देखेंगे कि टूरिज़्म में, मेडिकल टूरिज़्म में, जब हमारे यहाँ अच्छा मेडिकल फैसिलिटी हो जाएंगी। हमारे यहाँ क्या नहीं है, सब सारे जल से संबंधित सारे खेल हैं हमारे यहाँ। जितने भी आप रिवर राफ्टिंग देखिए होती है, और भी ऊपर नदियाँ जहाँ हो सकती है, स्कीइंग है, तो सब कुछ है। बस मैंने कहा ना कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना है। और जो यात्री आता है घबराता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो वो हॉस्पिटल है ही नहीं है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है जी। तो जो टूरिस्ट हैं, एजेड भी टूरिस्ट जाते हैं, यंग जाते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटी हम जितनी अच्छी करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना करेंगे, तो पंपिंग ऑफ मनी की कमी नहीं होगी। पैसे की कमी नहीं है। अभी भी प्रधानमंत्री गए, अभी भी उन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं की और लगातार ये चीज़ें चल रही है, यात्रा सतत जारी है। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कंट्रोल करना पड़ेगा कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर राज्य का कैसे हो, कैसे बने कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे निकाल सकें। फोकस जो है वो आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जितना तेज़ी से, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टूरिज्म के लिए हो, चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जो है वो प्री रिक्विजिट है कि अगर आपको बेहतर टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है, जो आप कह रहे हैं। वो एक पक्ष, एक सामाजिक पक्ष है जो कि थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी हुई 25 सालों में। उत्तराखंड की महिलाएं बहुत मेहनती महिलाएं। देखिए, महिला, हम तो कहेंगे कि उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है हमारी महिलाएं। और राज्य आंदोलन भी जो हुआ उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और जो महिलाएं हैं वो हैं तो बड़े सरल स्वभाव की, लेकिन ज़िद्दी भी बहुत है। ये चिपको आंदोलन सारा चला, महिलाओं ने चलाया। सुंदरलाल बोगड़ा जी थे और पेड़ों पे चिपक गई महिलाएं। राज्य आंदोलन में इतनी महिलाएं आगे रहीं। और अब ये जब से आरक्षण आ गया है पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, तो महिलाएं प्रधान हैं, महिलाएं जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, महिलाएं क्षेत्र पंचायत में हैं, कॉरपोरेशंस में हैं, तो महिलाओं का एक अवसर मिला है और महिलाएं आगे आ रही हैं। शिक्षा में भी महिलाएं आ गई हैं, राजनीति में भी, राजनीतिक पार्टियों में एक अच्छा खासा असर रखती हैं। हर पार्टी में उनका एक असर है, उनका एक सम्मान है। हमारी स्पीकर ही महिला है, आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी स्पीकर ही महिला है, हमारी, अल्लाह मुझके उनके मामा लगे। लेकिन महिलाओं को भी देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना, स्वास्थ्य, मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि साहब देखिए, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। महिलाओं की हेल्थ पर असर पड़ता है, जीवन पर असर पड़ता है। ये हम जितना मेडिकल फैसिलिटी इसको इंटीरियर तक ले जा सके, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और जितनी खेती का काम है हमारी महिलाएं कर रही। और सबसे बड़ा तो मैं आपको कहूँगा कि रात का दिन था, एक वक्त मैं नीचे आ रहा था उत्तरकाशी से, शाम हो रही होगी, 2 महिलाएं जा रही थी अपने सर के ऊपर वो रख के, घास चलती हैं, एक हाथ से घास पकड़ी थी, एक हाथ से मोबाइल से बात कर रही थी। वो जो दृश्य है ना, वो बताता है कि हम लोग, हमारा उत्तराखंड कहाँ जा रहा है, कि वो महिला घास लेकर सर पर जा रही है, शाम का वक्त था, लेकिन एक हाथ से मोबाइल से बात कर रही थी। तो हमारी महिलाएं जो है वो, और गर्व से हम कह सकते हैं कि बहुत सम्मानी लोग हैं। सम्मान चाहे कम हो, लेकिन सम्मान बहुत ज़्यादा है। किसी मंदिर में आपके हिंदुओं के या हेमकुंड साहब में आपको भीख मांगता कोई उत्तराखंड का आदमी नहीं दिखेगा।
ये किसी और राज्य में ऐसा चरित्र नहीं, कोई बिगड़ नहीं आता वहाँ। इसके माने कि वहाँ के लोग सम्मान के साथ जीविका चाहते हैं, आश्रित। हम दिल्ली पे भी नहीं होने चाहते कि दिल्ली पे हम आश्रित हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन अब जो हमारी क्षमता है, जो हमारी योग्यता है, संसाधन है, हम निकलेंगे आगे, कोई रोक नहीं सकता। ये देव भूमि है, ज्ञान भूमि है, वीर भूमि है। विकास भूमि बनाने की जिम्मेदारी भाजपा की और कांग्रेस की है कि वहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव काम करें। और गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है, लेकिन एक गवर्नमेंट है जो काम करती है उसको आगे बढ़ाने का काम दूसरी गवर्नमेंट का है। ये नहीं होना चाहिए कि आज आप एक गवर्नमेंट है बीजेपी की, कल कांग्रेस आए तो उसके काम रद्द, कांग्रेस की आई बीजेपी है कि तो उसके काम रद्द। कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपका अनुभव, आप दोनों पार्टी में, एक पार्टी में थे, एक पार्टी में हैं, विकास के प्रति अगर कमिटमेंट को हम देखें, विकास के प्रति अगर हम प्रतिबद्धता के अलावा जो लीडरशिप सपोर्ट होता है उसको देखें, ओवरऑल आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, क्योंकि उत्तराखंड के बाहर से खास हाँ, करके मैं बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप लेवल पे बिल्कुल बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे फादर यहाँ से इलेक्शन लड़े और पूरे गढ़वाल में उनका बहुत सम्मान है, उनके नाम का विश्वविद्यालय है आपका। तो हमने वहाँ देखा कि जिस क्षेत्र का नेतृत्व विशाल होता है उस क्षेत्र का विकास होता है। तो पहले तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसा नेता वहाँ डेवलप हो जिनकी राष्ट्र में छाप बन सके। खाली क्षेत्रीय नेता ना, अभी हम लोग सब क्षेत्रीय नेता है। राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए जो सोच होनी चाहिए, एक दिन आएगा जबकि हमारे उत्तराखंड का कोई नेता जो है राष्ट्रीय उसकी छवि बनेगी। मैंने कहा हर प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के प्रति उनको लगाव था। राज्य बनाने में विलंब हुआ, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रेय है हम लोग को कि राज्य बन गया। लेकिन इस राज्य में जो प्लानिंग के लिए, जो बजट के लिए, जो सेंट्रल असिस्टेंस के लिए जिस स्केल पे काम होना चाहिए था, उस स्केल पे काम नहीं हुआ। ये नहीं कि इस काम नहीं हुआ, उस स्केल पे नहीं काम हुआ। और जो स्केल बढ़ा है वो पिछले 10 वर्षों में बढ़ा जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। गडकरी जी हमारे बने हैं सड़क राज्य मंत्री, हमारे अमित शाह भाई है। तो अब इस वक्त जो है मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड को ऐसा नेतृत्व है केंद्र में जो कि हम मांगते बाद में, मिलता पहले है। तो ये खाली डिफरेंस है बस कि केंद्र में आप जो कह रहे हैं, केंद्र की जो इस वक्त सरकार है पिछले 10 साल से, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, नितिन गडकरी, जो केंद्रीय जो समर्थन इनका समन्वय जो राज्य सरकार के साथ है, ऐसा समन्वय बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी प्रधानमंत्री का इतना समन्वय राज्य सरकार के साथ और इतने डीप अंदर तक जा करके समस्याओं को समझना, उसका रास्ता निकालना, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ। चाहे पेंशन हो, हमारे कितने एक्स आर्मी मैन हैं, सब चाहते थे कि पेंशन मिले उनको, पैरिटी हो, लेकिन कर पाए नहीं कर पाए, मोदी जी ने किया। आज हमारे जितने एक्स आर्मी मैन रह रहे हैं वो सब कितने ऋणी हैं। और हमारे यहाँ तो मैंने कहा ना, एक्स आर्मी मैन का पूरा जाल बिछा हुआ है। तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो गई जब उनके पेंशन पैरिटी हो गई। हमें जो चीज़ चाहिए, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, वो तो हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी हैं। कहते हैं वेडिंग मैरिज एनिवर्सरी वहाँ करो, शादी यहाँ वहाँ करो, अपने सेमिनार वहाँ करो। तो जिस देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के लिए वो क्या कहते हैं अनुरोध करे दुनिया से कि इस राज्य को आके अपना योगदान करो, और हम तो कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा कोई उत्तराखंडी है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। हम भोगना खंडूरी या किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं, पर देश में विदेश में जहाँ जाते हैं वह बात करते हैं कि हमारे प्राकृतिक सुंदर फैक्ट है। मैं तो सर वकालत करता था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे घूमने की बहुत, मैं 52 देश घूमा हूँ दुनिया के, और जो प्राकृतिक सुंदरता हमारे देश प्रदेश उत्तराखंड में है, कश्मीर में है, हिमाचल में है, ये इसकी कोई तुलना नहीं है। बस खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ताकि हम compete कर सके दुनिया के उन देशों से। एक और अहम चीज़ है युवा। उत्तराखंड के ज़्यादातर युवा सेना में जाते हैं, देश की सेवा करते हैं। शानदार इतिहास है देशभक्ति को अगर देखें, उत्तराखंड को देखें, इतने कम पॉपुलेशन के बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत हाई है सेना में। लेकिन जो बात आपने कही उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कि
सियासत में जब आते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे छोट मतलब उसका वो मैंने असर खुद ही कहा, एक देखिए- हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नहीं बाद देखिए, नहीं पंत जी आए, जी तिवारी जी आए, मेरे स्वर्गीय पिताजी आए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय राजनीति, उनकी पहचान नहीं हुई, एक राष्ट्रीय पहचान हुई उनकी सोच और कार्यशैली की वजह से। उन्होंने अपने को उत्तराखंड से कहीं उत्तराखंड तक सीमित नहीं रखा, बाहर भी देखा। तो और ये देखिए ना कि कुल 18 एमएलए आते थे उत्तर प्रदेश में इस रीजन से और इस रीजन से 3 चीफ मिनिस्टर्स बने, जहाँ के पूरे क्षेत्र में कुल 18 विधायक जा रहे हैं। वहाँ से पंत जी बने, मेरे फादर बने, तिवारी जी बने। तो इस क्षेत्र से नेतृत्व निकला है और निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे, एक दिन आएगा कि उत्तराखंड के नेता की पहचान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होगी। ये आदमी है। उत्तराखंड की पहचान वैसे ही है एक ऐसे राज्य जहाँ पे आप चारों धाम वही हैं, तो लोग वैसे भी एक हिंदुस्तान के रूप में लोग वहाँ जाते हैं। कलियर शरीफ है, हेमकुंड साहिब है, तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को प्रभावित करती हैं। सेना में रिप्रेजेंटेशन है, देश में अभी भी आपके CDS और NSA है, लेकिन सियासत की जो आप बात कह रहे हैं पहले भी था जब आप उत्तर प्रदेश के अंग थे। एज ए उत्तराखंड के नेता के रूप में कई राष्ट्र को सेवा देने वाले लोग भी आगे आएंगे। एक आखिरी सवाल और जो थोड़ा सा अलग है इससे हटके अगर देखा जाए तो कांग्रेस में आप थे। कांग्रेस खास करके इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड में और देश में? देखिए, अब तो 12 साल हो गए मेरे जो पार्टी से हटे हुए, और लोकतंत्र में पार्टियां होंगी, कांग्रेस का भी एक अपना महत्व है। कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है, जिसको कहते हैं ना जनरल्स विदाउट सोल्जर्स। और जनाधार क्यों खोया इन्होंने, इस पर उस पार्टी को चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारा जनाधार क्यों हमसे दूर हो गया। एक तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के में संगठन मजबूत है, यहाँ नेता नहीं बनाता, संगठन नेता बनाता है। कांग्रेस में नेता बनाता है। अगर आज अहमद भाई पटेल हमारे नहीं है, लेकिन जिसको चाहते थे, जो चाहते थे कर देते थे। इंदिरा जी के एसोसिएशन के बाद जो गांधी परिवार है वो जनता से दूर हो गया। तो जो उनके जो सलाहकार थे, जो वो कहते थे वही वो मान लेते थे। स्वयं का जो है, जब तक नेता को स्वयं न पता हो कि किस ब्लॉक में कौन नेता की क्या पकड़ है, वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। आप इनडायरेक्ट लोगों की एडवाइस पे काम करोगे तो आप कैसे सफल होगे? भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई विधायक चाहे, कोई MP चाहे कि इसको टिकट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। संगठन में जो काम कर रहा है, जो संगठन से आदमी आता है वो जाता है। और ये कुछ पार्टियां तो 5 साल में आ जाती है चुनाव लड़ने। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, अपने काडर को सदैव जन समस्याओं से जोड़ी रहती है, जन भावनाओं से जोड़े रहती है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता जबकि कोई कार्यक्रम नहीं आता। हमारे साथ जो लोग गए थे बीजेपी में, वो कहते भाई साहब थक गए, हर 15 दिन में एक कार्यक्रम होता है। तो ये मशीन को एकदम ग्रीस्ड और लॉयल रखते हैं। जैसे फौज में युद्ध नहीं हो लेकिन दौड़ाते रहते ना सिपाहियों को, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों द्वारा, जनहित के कार्यों द्वारा, पार्टी के अपनी विचारधारा के द्वारा इतने कार्यक्रम करते हैं कि इनका कार्यकर्ता एकदम मजा होता है और ज़मीन से जुड़ा होता है। उसको पता होता है कि किस घर का वोट हमको मिलेगा, किस घर का वोट नहीं मिलेगा। आप तो जो इशारा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये माने कि 2027 में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार वहाँ पे रहेगी। मेरा प्रेडिक्शन सुन लिए, जब तक मोदी जी, प्रभु उनको लंबी उम्र दे, जब तक मोदी जी हैं और जब तक वो चाहेंगे प्रधानमंत्री रहना, इस देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। और उनके कद का नेतृत्व अभी कोई नहीं है। लोग क्षेत्र के नेता हैं, किसी राज्य के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता और एक ऐसी राष्ट्रीय नेता जिसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, वो मोदी जी हैं। और हम लोग सब चाहते हैं कि उनकी आयु अच्छी रहे, स्वस्थ रहे
लेकिन और वो तो देश को उनकी ज़रूरत है। वो देश तो को उनकी जरूरत है। उत्तराखंड में जिस तरह कर रहे हैं, तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि 27 में जो चुनाव है, एक साल के बाद जब चुनाव होगा, वहां पे फिर से डबल इंजन की सरकार वहां पे। सर, आप मेरा प्रोडिक्शन सुन लीजिए। अगला चुनाव 2027 में उत्तराखंड का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा आएंगी, उससे ज्यादा आएंगी, उससे ज़्यादा आएंगी। और उसका आप उसका कारण देख रहे हैं प्रधानमंत्री उसका के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जो है। नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी का राज्यों में खुद का जो इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कोई लोगों के साथ जो जुड़ा अगर कोई गलत काम होता है, प्रधानमंत्री को पता चल जाता है, हमारे नड्डा जी को पता चल जाता है, कौन आदमी क्या कर रहा है, कितना घूम रहा है, सब पता है इनको। तो वहाँ पर जो माहौल है, बिल्कुल मैं कहूँगा इस वक्त, और एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राष्ट्रभक्ति का भरा है कि भाई आपको अपने राष्ट्र पे, अपने धर्म पे, अपनी सभ्यता पे आपको अभिमान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और ये नहीं कि हम किसी दूसरे रिलीजन को जो है उसको हम अनादर करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही धर्म का हम सम्मान करें, इसमें तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए ना। वो ये सिखा दिया उन्होंने कि साहब कि राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, अपने धर्म संस्कृति के प्रति आपका प्रेम हो, और आपको इस पर गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। ये देन इस देश को मोदी जी ने दी है, और ये देन, ये जो एक वातावरण बन रहा है, ये वातावरण और गहरा बनेगा। बिहार का चुनाव आपने देखा, और 2027 में मैं तो बाकी राज्यों का जानता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो सीटें हैं उससे ज़्यादा आई। एक हालांकि उत्तराखंड उत्सव को लेकर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी सवाल लगातार बिहार में चुनाव जीतने के बाद भी, उससे पहले भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने चुनाव आयोग पे हमला बोला होगा, चुनाव वोट चोरी करके जीत रहे। तो जो 27 की बात आप कर रहे हैं, और जो देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, सरकार का विरोध करते ही हैं, लेकिन हर बात पे विरोध करना से आपके जो गरिमा है वो खत्म हो जाती है, आपकी विश्वसनीयता गिर जाती है। अरे कहीं कुछ तो अच्छा काम किया होगा मोदी जी ने, कुछ तो अच्छा काम किया भारत सरकार ने, कुछ तो अच्छा काम किया हमारे फौज ने, उसकी तो प्रशंसा करो। हर चीज़ में आप रास्ता निकालते हो निंदा करने की, कमियां निकालते हो। तो ये जो राजनीति है, ये नकारात्मक विपक्ष है। विपक्ष भी सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर सत्ता में आना चाह रहा है। उत्तराखंड का विपक्ष सकारात्मक है, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, सकारात्मक नहीं है। उनको लगता है कि हर चीज़ में खोट निकालो, हर चीज़ में गलती निकालो। और दूसरी बात ये कि आपको अगर इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, अपनी सेना पे, अपने सिस्टम पे, अपने पुलिस सिस्टम पे, आर्मी पे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे अगर आपको विश्वास नहीं रहेगा, तो जनता को है इन सब चीज़ों पे विश्वास कि इलेक्शन कमीशन फेयर है। अगर मैं खाली एक सवाल पूछना कभी किसी कांग्रेसमैन से कि भाई आप कहते हो कि चोरी है वोट की, 300 पे थे मोदी और आ गए 248 पे, तो जो चोरी 200 के लिए करता अपने नहीं करता? कहाँ की चोरी भाई, 300 से 248 आ गए। आप इतनी सीटें जीते, आप 28 से आप 20 से आप 99 पहुँच गए। तो ये हमारा जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और इसमें जनता के वोट के चोरी करना, या न्यायपालिका पे आक्षेप करना, या जो फौज किया है उस पर संदिग्ध उठाना, ये पार्टी को धरातल में ले जाएगा। जो ऐसी बात कहेगा, जनता उसका सम्मान नहीं करेगी, समझेगी कि इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है ये डिरेल्ड है। उत्तराखंड चलते चलते आखिरी में उत्तराखंड उत्सव के ऊपर आप अगर 2 शब्द उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडियों के लिए कुछ करना चाहें तो आप अवश्य कह सकते हैं। सबको 25 वर्ष हो गए, बहुत बहुत बधाई हो। आज जो भी हम हैं या जो भी कर रहे हैं, सब आप लोग की प्रेरणा है, आपका स्नेह है। खाली ये कि आपने सरकारें बनाते हैं, बनाएंगे, लेकिन सरकार पे अंकुश रखने का काम जनता का होता है, नीतियों पे अंकुश रखने का काम जनता का होता है, और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना, गलत को गलत कहना, ये हमारा चरित्र होना चाहिए। जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ अच्छा कहिए, अगर कहीं कोई कमी आपको दिख रही तो अपनी आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत